ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आज का विषय है कुंवर नारायण द्वारा विरचित कविता कविता के बहाने। शीर्षक है कविता के बहाने। इस कविता में कवि की शक्ति पर अर्थात कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा, बच्चों के खेल, तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी सीमा के अंदर हैं, अर्थात ये सब समीम है, सीमा के अंदर हैं। परंतु कविता का जो क्षेत्र है वो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसके अंतर्गत जड़ चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्यापकता हो जाता है। अब आगे हम चलिए देखते हैं इस भाव को इस कविता के माध्यम से। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब कवि कहते हैं, पहली पंक्ति देखिए कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कवि कहते हैं कि कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, अर्थात वह स्वयं भी उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव, नए नए रंग और नए नए विचारों का समावेश होता है, अर्थात नए नए विचार भी उसमें आते हैं। दूसरी पंक्ति है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान का तात्पर्य क्या है? कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती, अर्थात कविता की उड़ान, कविता में कल्पना होती है, कल्पना की जो उड़ान है उसका ओर छोर चिड़िया की समझ से परे है। कविता का विस्तार चिड़िया के समझ से बिल्कुल ही परे होती है, चिड़िया कुछ भी नहीं जान पाती है। तीसरी पंक्ति देखिए, बाहर भीतर। यहाँ बाहर भीतर का तात्पर्य है कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है बल्कि संसार को भी व्यक्त करती है, अर्थात घर के बाहर की गतिविधियों पर और घर के बाहर की भी अर्थात सांसारिक गतिविधियों पर भी कविता लिखी जाती है। और चौथी पंक्ति देखिए, इस घर उस घर। इस घर उस घर का तात्पर्य है वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में लिखी जाती है। अब इस घर के बारे में उस घर के बारे में का आशय ये है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है, अर्थात कविता में हर घर की जो कहानी है उसका वर्णन किया जाता है। और पांचवी पंक्ति देखिए, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता के पंख लगा अर्थात कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, ये भी एक अजीब सी बात है कि कविता के पंख लगा। कविता जो है वो चिड़िया तो अपने पंख के सहारे उड़ती है, लेकिन कविता में जो कल्पना होती है वो कविता की पंख होती है। कविता अपने कल्पना के सहारे उड़ान भरती है और सब जगह घूम जाती है। और अंतिम पंक्ति है, चिड़िया क्या जाने। यह उस बेचारी चिड़िया के समझ से परे है, चिड़िया कविता की कल्पना को समझ नहीं पाती है। आशय यह है कि प्रकृति की सीमा होती है और कविता की कोई सीमा नहीं है, इसका क्षेत्र अनंत है। अब आगे देखिए इसका हम लोग शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प में जैसे कि आप तीसरी पंक्ति देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर। बाहर भीतर, बाहर के अंत में रह है, भीतर के अंत में रह है, फिर है इस घर उस घर, घर के अंत में रह है, फिर दूसरे में भी घर के अंत में रह है। तो यहाँ र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हुआ है। और पांचवी में पंक्ति में देखिए, कविता के पंख लगा। कविता के पंख लगा। अब कविता के ऊपर चिड़िया के पंख के रूप का आरोप, कविता के ऊपर पंख के रूप का आरोप किया गया है। तो जहाँ पर किसी के रूप का आरोप होता है, किसी सामान्य के ऊपर किसी विशेष के रूप का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो पांचवी पंक्ति में जो ये है कविता के पंख लगा उड़ने के माने में, यहाँ कविता के ऊपर पंख के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब दूसरी बात है, छठी पंक्ति देखिए, चिड़िया क्या जाने। यहाँ प्रश्न किया गया है, तो चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है।
और संपूर्ण कविता को मानव जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया है, मानव जैसा चाल चलते हुए दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जहाँ प्रकृति का मानव जैसा व्यवहार करते हुए बताया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखते हैं भाषा संबंधी विशेषता। भाषा संबंधी विशेषता में है कि इसमें भाषा अत्यंत सरल है, सुबोध है और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यह कविता में गेयता नहीं है, अर्थात ये कविता गाने योग्य नहीं है, लेकिन कवि ने बखूबी तुकबंदी का प्रयोग किया है। जैसे पहली पंक्ति में बहाने और दूसरी में जाने, और पांचवी पंक्ति में है माने और छठी पंक्ति में है जाने। यहाँ पर तुकबंदी कवि ने बखूबी किया है, लेकिन गेयता मौजूद नहीं है। और ये कविता जो है ये छंदमुक्त है, इसमें कोई छंद भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में क्या है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूल के बहाने, अर्थात कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है। कविता जब फूल को खिलते हुए दिखती है तो कविता भी खिलती है, खिलती है, पल्लवित होती है और पुष्पित हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार फूल जो खिलता है वो अपनी सुंदरता और अपना खुशबू दुनिया में बिखेरता है, लेकिन एक सीमा तक। उसको देख करके कविता भी खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य आ जाते हैं। दूसरी पंक्ति है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, परंतु बेचारा फूल उसकी तो सीमा है, वो आज खिला और कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतना दिन रह करके वो समाप्त हो जाता है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य तो भरपूर देता है, किंतु कविता के खिलने को वो समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कविता जब एक बार बन जाती है तो वो अपनी कल्पना से पूरे संसार को भाव, अर्थ और रस से भरपूर करती रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कब तक भाव और अर्थ निकालती रहेगी, कब तक लोगों को अपने रस से सराबोर करती रहेगी। लेकिन फूल कुछ समय के लिए अपनी सुंदरता और अपना खुशबू बिखेर करके समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, अर्थात कविता के खिलने को बेचारा फूल कुछ समझ नहीं पाता, उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो जाता है। अब पांचवी पंक्ति देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। अब तीसरी पंक्ति में है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात वह घर घर के भीतर बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुंदरता बिखेरती रहती है। कविता जो है हर घर हर द्वार पर, अर्थात बाहर भीतर इस घर उस घर, हर घर के भीतर हर घर के बाहर, इस घर में भी और उस घर में भी अपनी सुंदरता बिखेरती रहती है। और पांचवी पंक्ति है बिना मुरझाए महकने के माने, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। अर्थात फूल जो है हर घर में, हर घर के बाहर भीतर अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेर करके समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। जब तक खिला रहेगा फूल तभी तक सुंदरता बिखेरेगा और खुशबू बिखेरेगा, जब वो मुरझा जाएगा तो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता अनंत समय तक अपना खुशबू बिखेरती रहती है, अर्थात अपना रस, भाव और अर्थ हमेशा बिखेरती रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और छठी पंक्ति देखिए कि पांचवें में है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, अर्थात कविता जो है बिना मुरझाए हुए महकती रहती है, अपने खुशबू को बिखेरती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता, वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना ही जानता है। अब आगे देखिए, इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि इसके शिल्प में जैसा कि
दूसरी पंक्ति है कि फूल क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न किया गया है, फूल क्या जाने। दूसरी पंक्ति के अंत में फूल क्या जाने प्रश्न किया गया है। तो पहले बताया हूँ कि जहाँ पर प्रश्न किया जाता है काव्य पंक्ति में तो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। तो यहाँ फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। और तीसरी और चौथी पंक्ति देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर में रहो भीतर में रहो। चौथी पंक्ति में घर के पहला घर में रहो और दूसरे घर में भी रहो, अंत में आवृत्ति हुई है, इसको अंत्या अनुप्रास कहते हैं। वैसे हम अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो तीसरी और चौथी पंक्ति में बाहर भीतर इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और आगे हम अब भाषा संबंधी विशेषता देखते हैं। भाषा बिल्कुल ही सरल, सुबोध और प्रवाहमयी भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। यहाँ ये पद्यांश भी लयात्मक नहीं है, अर्थात ये पद्यांश भी छंद मुक्त है, लेकिन कवि ने बहाने, जाने, माने और जाने में, अर्थात पहली दूसरी पंक्ति, पांचवी और छठी पंक्ति में तुकबंदी किया है, और जिसके कारण ये अनूठा प्रयोग भी कहा जा सकता है। और बहाने, जाने, माने की तुक से कविता में प्रभाव भी आ गया है। अब इसी के साथ हम लोग अंतिम पैराग्राफ देखते हैं कि कविता एक खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने को माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ देखते हैं कि पहली पंक्ति में है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने का तात्पर्य है कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करते हैं, शब्द का खेल खेलते हैं। बच्चे को खेलते हुए देख करके बच्चा जिस खेल को भी जहाँ भी खेलता है उस खेल को देख करके कवि भी अपने शब्द क्रीड़ा करते हैं, अर्थात शब्द क्रीड़ा का तात्पर्य है कवि शब्दों से कविता रचते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने को माने, अर्थात कवि जो है कहते हैं कि वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। कहाँ? बाहर भीतर, अर्थात जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी घर के भीतर चले जाते हैं, कभी घर के बाहर चले जाते हैं, और यह घर वह घर, वे कभी इस घर में तो कभी उस घर में समान रूप से खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए कवि भी जो कविता लिखते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, उनके मन में जो भाव होता है उस भाव को वो लिखते हैं, उसमें वो भेदभाव नहीं करते। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी घर में खेलते रहते हैं, सबको अपना समझते हैं, किसी को पराया नहीं समझते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं रखता। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। जिस प्रकार बच्चे, उसी प्रकार कवि भी शब्दों का खेल खेलते हैं और अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से लिखते हैं। अब चौथी पंक्ति देखिए, कह रहा है यह घर वह घर, अर्थात वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं कि पांचवी पंक्ति, सब घर एक कर देने को माने, यह तो बच्चे ही जानते हैं, उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है जो शब्दों का खेल कहलाता है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के और अपने मन के भीतरी संसार के और परायों के सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है कविता के माध्यम से, अर्थात सब घर एक कर देने को माने बच्चा ही जाने, करे वह सबको समान मानकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को बताता है। अब इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आप पहली पंक्ति देखिए, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के बहाने में बच्चा में ब है और बहाने में भी ब है, तो यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई है पहली पंक्ति में, इसलिए बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। फिर तीसरी और चौथी पंक्ति देखिए, तीसरी और चौथी पंक्ति में बाहर भीतर इस घर उस घर में भी र की क्रमशः आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसे अंत्या अनुप्रास भी कहा जा सकता है। अब इसकी भाषा संबंधी विशेषता देख लेते हैं कि भाषा भी जो है, यहाँ पर भी भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है।
यहाँ भी कविता में लयात्मकता नहीं है, कविता गाने योग्य नहीं है और इस कविता में छंद भी नहीं है, इसे हम छंद मुक्त कविता कह सकते हैं। यहाँ लेकिन तुकांत इसमें भी है, जैसे है बहाने और माने, इन दोनों में तुकांत है, ये भी कवि का एक अनूठा प्रयोग है। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है और पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास है इसे आप इस भावार्थ के अर्थ पर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।